बहुत बच्चे हैं सेरेब्रल पॉल्सी के जो ड्रूल करते हैं, तो उनको हम मास्क कैसे पहना सकते हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ है तो बच्चे मास्क कैसे पहन सकते हैं। तो अलग-अलग तरीकों से हमारे जो फैमिलीज़ है वो बहुत परेशान हुए, बच्चे भी बहुत परेशान हुए। हर व्यक्ति के पास एक ऐसी कहानी होती है जिसको आप सुनते हैं तो आपका दिल दहल जाता है कि कैसे सिस्टम की एपैथी जो बोलेंगे रही है उनके तरफ कि कैसे उन्होंने ऐसी बीमारियों से अपने लोगों को खोया है जिनसे लोग अब शहरों में मरते भी नहीं हैं। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू गांव कैफे। गांव कनेक्शन के गांव कैफे में आप सभी का स्वागत है। कोविड महामारी के पिछले 15 महीने में अगर एक चीज हम सब ने बहुत स्ट्रांगली फील करी है तो वो है ग्रैटिट्यूड या आभार हमारे डॉक्टर समुदाय की तरफ, हमारे पूरे हेल्थ वर्कर्स की तरफ। इतने मुश्किल घड़ी में, जिसको कहते हैं कि शायद 100 साल में ऐसी महामारी आती है शायद, उस घड़ी में हमारे डॉक्टर्स ने, चाहे वो हमारे पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स हों या हमारे अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स हो, उन सब ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस मुश्किल घड़ी में काफी जानें जो हैं बचाई हैं, और आज भी इस लड़ाई में वो चल रहे हैं। और कब ये पेंडेमिक खत्म होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हर दिन जो है हमें अपने हेल्थ केयर वर्कर्स का, हमें अपने डॉक्टर्स का जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज का दिन जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। तो इसीलिए गांव कैफे के इस स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स हैं, जो कि जन स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं। और अगर इस पेंडेमिक ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाई है तो वह यह है कि हमें जो है जन स्वास्थ्य की जो जानकारी है, जन स्वास्थ्य के ऊपर चाहे वो रिसर्च की बात हो, वो कितनी जरूरी है। तो आज के गांव कैफे के इस एपिसोड में मैं अपने दो गेस्ट का वेलकम करना चाहूंगी। हाँ, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर श्रीयुता, जो हैं वो पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स हैं। गाडचिरोली नाम की एक बहुत ही नोन संस्था है जो कि आदिवासी समुदाय के साथ में काम कर रही है। गाडचिरोली में सर्च नाम की संस्था, वहां से हमारे साथ में डॉक्टर श्रीयुता जुड़ रही हैं। डॉक्टर श्रीयुता, वेलकम टू गांव कैफे। और हमारे साथ साथ में जुड़ रही हैं डॉक्टर शुभा नागेश। शुभा जी जो है डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड फॉलो अप प्रोग्राम्स की लतिका राय फाउंडेशन नाम की देहरादून में एक संस्था है जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जिनको कि हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उनके साथ में काम कर रही हैं पिछले काफी वर्षों से। तो डॉक्टर शुभा, आपका भी गांव कैफे में स्वागत है। क्यों, थैंक यू। हमने क्यों गांव कैफे की इस एपिसोड में इन दोनों डॉक्टर्स से बात करनी चाहिए है, क्योंकि पेंडेमिक जो ये हमारा कोविड का आया है, जो ये महामारी है, इसका असर हमारी सोसाइटी के हर कम्युनिटी, हर समुदाय पे पड़ा है। पर हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उन लोगों के ऊपर इस पेंडेमिक का क्या असर पड़ा है। तो इसीलिए आज जो है डॉक्टर श्रीयुता हमें ये बताएंगी कि जो हमारे आदिवासी समुदाय है उसके ऊपर क्या असर पड़ा है हमारे पेंडेमिक का पिछले 15 महीने में। और वहीं पे डॉक्टर शुभा जो है हमें जानकारी देंगी कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके और उनके परिवारों के ऊपर क्या इसका असर पड़ा है। तो डॉक्टर शुभा, अगर आपसे हम लोग शुरू करें ये जानना, क्लियरली हम लोगों को काफी रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो यूनिसेफ की रिपोर्ट हो या किसकी, जिसने बताया है कि पेंडेमिक से कितना हमारे बच्चों पे जो है वर्ल्ड वाइड बहुत बुरा असर पड़ा है और इंडिया में भी बहुत असर पड़ा है। पर उसमें भी अगर हम देखें, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, आपकी पिछले 15 महीने का जो आपने इन बच्चों के साथ में काम किया है, आपके अनुसार क्या इनके ऊपर असर पड़ा है बच्चों पे, दिव्यांग बच्चों पर? धन्यवाद निधि जी। जैसे कि आपने कहा, मैं देहरादून में बेस्ड हूँ और मैं लतिका रॉय फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ और ये विकलांग बच्चों के साथ पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। और पिछले 25 साल में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम टेलीमेडिसिन की को ही अपना एक मीडियम मान के चलेंगे, क्योंकि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है या स्पीच थेरेपी ऐसी चीज़ है जो वीडियो के थ्रू सिखाया जा सकता है बच्चों को। तो शुरुआत करते हैं पिछले 1.5 साल से पहले। तो जब महामारी शुरू हुई, एक नया कीटाणु आया, तो विज्ञान के अनुसार ये कीटाणु सबको एक ही लेवल पे या एक ही एक्सटेंट पे इफ़ेक्ट करना चाहिए।
बट ये क्लियरली साबित हुआ है कि जो विकलांग लोग हैं और विकलांग बच्चे हैं, उनको जोखिम के वजह से कुछ ज़्यादा ही परेशानियां उठानी पड़ी है। एक तो जितने भी उनके जानकार संस्थाएं थे, जैसे हमारे हैं, हम एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे सारे सेंटर्स अचानक बंद हो गए। जो उनके घर थेरेपिस्ट जाते थे, चाहे वो फिजिकल थेरेपिस्ट है या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, वो सब भी जाना बंद कर दिया। तो बच्चे घर में बंद हो गए और पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे हमारे जैसे सेंटर्स और अलग अलग तरीके के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पे, तो वो अब इतने परेशान हो गए क्योंकि अब उनको अपने बच्चे के लिए खुद थेरेपिस्ट बनना पड़ा, खुद स्पेशल एजुकेटर बनना पड़ा, खुद स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनना पड़ा। तो जो पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत कुछ जगल कर रहे, वर्क फ्रॉम होम भी, घर का काम भी, बुजुर्ग के केयर भी, अब बच्चों के लिए वो खुद उनको टाइम भी निकालना पड़ा। तो हाँ, वायरस के वजह से तो परेशानी हुई, बट वायरस के जो प्रिकॉशंस थे, वायरस के अगेंस्ट जो बच्चों को प्रिकॉशंस लेने थे, वो भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। हमारे लिए हाथ धोना बहुत आसान है, मास्क पहनना बहुत आसान है, सोशल या स्पेशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत आसान है, बट हमारे बच्चे जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे या केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट है, कैसे वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर भी सकते हैं। बहुत बच्चे हैं सेरेब्रल पॉल्सी के जो ड्रूल करते हैं, तो उनको हम मास्क कैसे पहना सकते हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ है तो बच्चे मास्क कैसे पहन सकते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से हमारे जो फैमिलीज़ है वो बहुत परेशान हुए, बच्चे भी बहुत परेशान हुए। और जो उनकी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस थी, हमने सुना है कि काफ़ी बच्चों का या रुक गई या पीछे भी हट चुके हैं। तो इतने सालों की जो मेहनत हुई थी थेरेपिस्ट्स, पेरेंट्स सबकी, तो काफ़ी कुछ उससे अब एक स्टेप बैकवर्ड भी हमें लेना पड़ा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई हैं। शुक्रिया डॉक्टर शुभा। आप अगर इसी चीज में डॉक्टर श्रीलता आप बताएं हमें कि जैसे आप जो हैं आदिवासी समुदाय के साथ में काम करती हैं, तो आप अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बताएं कि ये जो पेंडेमिक आया है, इसने जो है आदिवासी समुदाय को आपके हिसाब से किस तरह से अफेक्ट किया है? जी। आदिवासी समुदाय वैसे भी सबको मालूम है कि वैसे भी बहुत सी दूसरी स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं जो उनके सामने होती हैं। साल भर अलग-अलग तरीके की चुनौतियां होती हैं। कोविड एक नई चुनौती की तरह सामने आया। शुरुआत के टाइम पे क्योंकि जिस जगह पे, जिस जिले में मैं काम करती हूँ, गढ़चिरौली में, क्योंकि ये शहरों से काफी रिमोट है, दूर है, इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है। इसके कारण जैसे जब शहरों में कोरोना की महामारी बढ़ने लगी, उस वक्त यहाँ पे इतना ज्यादा उसका मतलब बीमारी का असर इतना ज्यादा लोगों को नहीं दिख रहा था। लेकिन बीमारी के कारण जो कदम उठाए गए, जैसे कि लॉकडाउन, उसका सबसे पहले काफी ज्यादा असर पड़ा यहाँ के लोगों को। अभी शहरों में लोग देख रहे थे कि कैसे प्रवासी मजदूर वापस जा रहे थे अपने गांव की तरफ, तो वो आ इसी तरफ रहे थे। बहुत से नौजवान लोग गढ़चिरौली जिले के दूसरे शहरों में जाके, महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई में जाके, नागपुर में काम करते हैं, और उन सबको मजबूरन वापस आना पड़ा। तो शुरुआती तौर पे एक उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि लोग बाहर से आ रहे थे और यहाँ लोग रह रहे थे, तो लोगों के मन में काफी उनके बारे में भ्रांतियां थी। यहाँ पे बीमारी उस तरीके से नहीं फैली थी जिस तरीके से शहरों में फैली थी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये परेशानी हमें नहीं है, हमें तो नहीं दिख रही अपने आसपास ये प्रॉब्लम, तो ये सारे इतने कड़क नियम हमारे ऊपर क्यों डाले जा रहे हैं, इससे हमारा काम रुक रहा है, इससे हमारी हमें सुविधाएं नहीं मिल रही कुछ भी। हम जंगल में नहीं जा सकते कुछ खाने का लेने के लिए, हम मछली नहीं पकड़ सकते, आप हमें इन चीजों से आप क्यों रोक रहे हैं, हमें तो दिख भी नहीं रहा है कि क्यों रोक रहे हैं। और फिर जो लोग बाहर से आ रहे थे उनके बारे में भी समुदायों में मतलब एक ऐसी भ्रांतियां थी कि ये लोग आ रहे हैं, ये कहीं हमारे लिए बीमारी ना लेके आ जाए। और फिर आने वाले लोगों की भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। मतलब तैयारी तो की गई थी, लेकिन
कई हद तक वो कारगर नहीं रहे अच्छी उनको सुविधा देने के लिए, उनको खाने की सुविधा या साफ-सुथरे रहने की जगह देना, ये सब बहुत ही बेसिक जो नेसेसिटीज़ थी वो पूरी नहीं की गई उनकी। पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप था कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से कि ये बीमारी क्या है और आप लोग सिर्फ मीडिया पे रिलाय कर रहे थे कि इनिशियल तौर पे कि क्या पेपर में पढ़ रहे हैं या फिर लोग आपस में जो बात कर रहे हैं उस पे रिलाय कर रहे थे कि तो उनके पास जानकारी नहीं थी। फिर धीरे-धीरे अगली जो वेव आई तब लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए। दूसरी लहर जब आई तब केसेस बढ़ गए, मौतें बढ़ गई, तो लोगों के मन में डर आ गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। आदिवासी गाँव तो वैसे भी जो होते हैं जो जहाँ मतलब रिमोट होते हैं, दूर होते हैं, आपस में उनका एक दूसरे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसका उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके दूसरे हाथ में ये भी प्रॉब्लम है कि उसके कारण वो स्वास्थ्य सुविधा भी उनको नहीं मिल पाती। तो बहुत सी भ्रांतियाँ थी और भ्रांतियाँ हैं, आज भी चल रही हैं। फिर वैक्सीनेशन की जुड़ी भ्रांतियाँ अभी भी जो चालू हैं। तो कहीं न कहीं लोगों की शुरू से ही मतलब प्रायोरिटीज़ को, ज़रूरतों को सरकार समझ नहीं पाई और लोकल लेवल पे काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था और उसका खामियाज़ा आदिवासी लोगों को भुगतना पड़ा। राइट, राइट। डॉक्टर शुभा, आपसे बिकॉज़ हम लोगों को जो लगता है, जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ पे काम करते हो या क्लिनिकल उसमें, दे आर लाइक सुपर ह्यूमन्स, बट आई एम श्योर डॉक्टर्स are also humans and you are attached to your patients, whether it is children or whoever. तो पिछले 15 महीने का जो ये पूरा समय रहा है पेंडेमिक का, कुछ ऐसा मोमेंट जो एज़ अ डॉक्टर आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा हो, जो शायद आपने कभी अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा हो, एंड कैसे आपने उससे डील किया? इफ यू कैन टेल अस, वी जस्ट वांट टू नो बियॉन्ड द रेगुलर स्टफ अबाउट हाउ डॉक्टर्स आर डीलिंग विद ऑल दिस। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा मैं क्लिनिशियन नहीं हूँ, बट फिर भी जो हमारे बच्चे और हमारे फैमिलीज़ है, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हुई कि दे बिगैन टू फील आइसोलेटेड, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे और बच्चे जितने भी लोगों से परिचित थे, जितने भी सेंटर से परिचित थे, उन सब से वो आइसोलेट हो गए और पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो गई थी। और मुझसे ज़्यादा जो हमारे फाउंडेशन में प्रोफेशनल्स है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अपना पूरा काम करने का तरीका जो है उसको बदलना पड़ा, टेली हेल्थ को अपनाना पड़ा, जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो टेक्नोलॉजी को अपनाना, ज़ूम को समझना, ये इंश्योर करना कि हमारे पेरेंट्स को के पास ज़ूम है या एटलीस्ट व्हाट्सएप वीडियो है, और बहुत ऐसे फैमिलीज़ है जो पेरी अर्बन और थोड़ा रूरल देहरादून के बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाए। बट जितने भी पेरेंट्स और फैमिलीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाए, उनको एक ये लाइफ लाइन बन गया कि लतिका रॉय फाउंडेशन के स्टाफ मुझे कॉल करेंगे, मुझे समझाएंगे कि बच्चों के साथ मुझे घर में क्या करना है। और ऐसे बच्चे जो खुद बात कर सकते थे, वो वेट करते थे कि कब अपना सेशन होगा। और हमारी स्टाफ जो है उन पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी दूरी से उनको, बच्चों को और पेरेंट्स को सिखाना पड़ा कि थेरेपी कैसे करना है, अब आप एक्सरसाइज ऐसे करो, अब आप उनके साथ ऐसे कम्युनिकेट करना शुरू करो। और हमारी स्टाफ खुद अपने बच्चों के उदाहरण देते हुए, दिखाते हुए अपने घर में पेरेंट्स को सिखाने लगे। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम बन गया फाउंडेशन और फैमिलीज़ के बीच में, ये हमें बाद में पता चला है कि इट बिकेम अ लाइफ लाइन। अगर ये ना होता तो शायद पेरेंट्स और भी ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेस्ड हो जाते, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ है या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, जो ज़्यादा समझ नहीं पाते कि क्यों मैं घर में हूँ, क्यों मेरे पेरेंट्स मेरे साथ काम करने लगे हैं। दूसरी बात ये भी हुई कि कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी जाते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, पर वो एक्सेसिबल नहीं थे। तो हमारे बच्चों के लिए जिनको विजन इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, दे नीड डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो ये
कहीं पर भी ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे वो एक्सेसिबल नहीं थे, तो बच्चे वहीं पे दे गॉट लेफ्ट आउट, दे वर लेफ्ट बिहाइंड। दूसरी बात यह है कि जितने भी एडवाइजरीज दिए जा रहे थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे, जैसे श्रीता ने कहा, वो वी वर डिपेंडेंट मोस्टली ऑन मीडिया एंड व्हाट्सएप। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आता था वो काफ़ी लिमिटेड था और वो भी एक्सेसिबल नहीं था। तो कैसे हमारे बच्चे, हमारे फैमिलीज उसको समझ पाते? तो काफ़ी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी शुरू होने लगा। तो हमने एक संस्था की तरफ से क्या किया कि हर हफ्ते एक दिन ऐसा था जब हम एक एडवाइजरी देते थे कि अगर आप अपने बच्चों को बार बार हाथ धुलाना है तो आप ऐसे कोशिश करें। सोशल स्टोरीज के माध्यम से आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। और क्या ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम बच्चों को समझा सकते हैं कि मास्क पहनोगे तो आप सेफ रहोगे। और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया, फैमिलीज में कोविड आने लगी और हमारे बच्चों को भी इफेक्ट करने लगा। इंडिया से मेरे पास इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट यूनाइटेड किंगडम में पिछले साल फॉर एवरी 10 डेथ्स दैट हैपेंड 6 पीपल वर डिसेबल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि डिसेबल्ड लोगों को और डिसेबल्ड बच्चों को और उनके फैमिलीज के लिए ये पैंडमिक कितना मैग्नीफाइड और कितना एम्पलीफाइड रहा उनके लिए डिफ़िकल्टीज। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैंने काफ़ी कम काम किया, बट मेरे जो स्टाफ थे, जो हमारे टीम है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बोलते हैं, आई थिंक सारा क्रेडिट उनको जाना चाहिए। जितना मेहनत उन्होंने किया है एक लाइफ लाइन बनने के लिए हमारे फैमिलीज़ के लिए, तो ये कभी पहले हमने महसूस नहीं किया था। तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा, बट आई एम प्राउड टू से दैट हमारी स्टाफ दे स्टूड अप टू दिस चैलेंज एंड दे एनेबल्ड मेनी फैमिलीज अराउंड देहरादून। थैंक यू। आई थिंक जो बात आपने और भी कही है कि काफी ऐसे बच्चे हैं जो छूट भी गए होंगे, क्योंकि सब कुछ अभी टेली और इंटरनेट और जूम कॉल्स के थ्रू हैं। और हम भी जानते हैं कि भारत उतना भी प्रोग्रेसिव देश नहीं है जहां सबके पास में स्मार्टफोन्स हो और एक्सेस टू 4G इंटरनेट हो। तो काफी ऐसे बच्चे हैं हमारे जो छूट भी गए हैं, जो शायद इन सुविधाओं का फायदा बिल्कुल नहीं उठा पा रहे हैं। और आई थिंक आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इन बच्चों को दोबारा से किसी तरह से मेन स्ट्रीम से जोड़ पाना। श्वेता, आपने एक बात जो अभी बोली थी जो बहुत ही आई थिंक डिस्टर्बिंग है, कि किस तरह से हमारा ये भी देखने को आ रहा है कि लोगों का जो है जन स्वास्थ्य हो गया या जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, सॉरी, उस पे विश्वास जो है नहीं है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत दुख की बात है कि 70-75 साल में भी हम क्या ये विश्वास जो है लोगों का अपने हेल्थ सिस्टम पे नहीं बना पाए हैं कि अगर आपको बीमारी हो तो आप अस्पताल जाइए, आप डॉक्टर के पास में इलाज कीजिए। कि लोग जो है कोविड से घर में मरने को तैयार हैं पर वो अस्पताल नहीं जाना चाह रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल डिस्टर्बिंग है और मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे पहले से इस बात का अंदाजा नहीं था, बट किस हद तक ये परेशानी है। स्पेशली बात की जाए आदिवासी समुदाय की, तो कि वो उसका अंदाजा मुझे शायद इस पैंडेमिक के शुरुआत के बाद ही पता चला कि क्यों है। और ये सिर्फ स्वास्थ्य मतलब ढांचे या मतलब सिस्टम की परेशानी नहीं है। मुझे लगता है ये बुनियादी परेशानी है जो कि कह सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो कि सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार देने से या प्रोवाइड कर देने से नहीं सॉल्व होंगी। ये जो विश्वास आदिवासी लोगों का कम है गैर आदिवासी लोगों पे, ये बहुत बड़ा मतलब इसके पीछे का ये रीजन है कि क्या होता आया है हिस्टोरिकली आदिवासी लोगों के साथ, जिसके कारण उनका विश्वास मतलब सिस्टम में कम है। मतलब मुझे बहुत आसान लगता है कि हम आप किसी आदिवासी व्यक्ति से मिले गांव में और कहें कि नहीं जाइए, आप अस्पताल जाइए। मुझे नहीं पता है, मैंने उनकी जिंदगी नहीं जी है, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या पहले फेस किया है, क्या उनके चुनौतियां उन्होंने देखी हैं अपनी जिंदगी में या अपने परिवार वालों को फेस करते हुए देखा है जब वो हॉस्पिटल गए। क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक ऐसी कहानी होती है जिसको आप सुनते हैं तो आपका दिल दहल जाता है कि कैसे सिस्टम की एपैथी जो बोलेंगे
रही है उनके तरफ कि कैसे उन्होंने ऐसी बीमारियों से अपने लोगों को खोया है जिनसे लोग अब शहरों में मरते भी नहीं हैं। ऐसी प्रॉब्लम से उन्होंने अपने लोगों को ठीक किया है। उनको कितना पैसा गँवाना पड़ा है उसके कारण, जो कि उन्हें नहीं गँवाना चाहिए था और नहीं पड़ता अगर सिस्टम सही होता तो। ये बातें बहुत ही डिस्टर्बिंग होती हैं और अगर हम अब नहीं सीख पाए इन चीज़ों से कि हमें सिस्टमिक चेंजेस चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, तो फिर हम कभी नहीं सीख पाएँगे अगर ये नहीं सिखा पाया तो। थैंक्स श्वेता। डॉक्टर शुभा, आपसे भी मैं थोड़ा-सा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि जो जन स्वास्थ्य है, उस पे हमें काम करना क्यों ज़रूरी है? क्यों इम्पोर्टेंट है? एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन हमारे लिए पब्लिक हेल्थ के ऊपर और स्ट्रेस करना और उस पे और काम करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है और पिछले 15 महीने में पैंडेमिक ने ये हमें दिखा दिया है कि इक्विटी जो है वो हमारे सारे एफर्ट्स के सेंटर में होना चाहिए। ऐसे जब भी परेशानियां आती है, कोई भी पॉपुलेशन छूटना नहीं है। जैसे कि डिसेबल लोग हो गए या माइग्रेंट्स हो गए या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो गई, ये जो नॉर्मली मार्जिनलाइज्ड होते हैं वो ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में और भी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो आगे जाके पैंडेमिक्स तो अब होते ही रहेंगे शायद, नए वायरस वेरिएंट्स रोज़ आ रहे हैं। तो कैसे हम एज पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स या एज डॉक्टर्स या हेल्थ सिस्टम पीपल, कैसे हम आगे वाले पैंडेमिक्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड एवरीबडी। अगर हमें पता है कि डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ पैंडेमिक में छूट गया है, वैक्सीनेशंस तक प्रायोरिटाइज नहीं किया हमारे बच्चों को और हमारे एडल्ट्स को, कहीं पर भी नहीं था कि एक वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा खुला है जो एक्सेसिबल है, जो ग्राउंड फ्लोर पे है, जहाँ पे रैंप है, जहाँ पे ऐसे स्टाफ है जिनके एटीट्यूड्स पॉजिटिव है डिसेबिलिटी को लेके। कहीं नहीं सुना। हम जैसे संस्थाओं ने इतने कोशिश करके, डीएम से बात करके और अलग अलग जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे बात करके वैक्सीन को हम अपने सेंटर में ले आए और 29 यंग एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज़ को वैक्सीनेट करवाए और पेरेंट्स रो रहे थे रिलीफ से, क्योंकि they could not imagine taking their child in a wheelchair or even without a wheelchair to a busy vaccination center जहाँ पे इतनी भीड़ है। हमारे कुछ बच्चे अपसेट हो जाते हैं इतने शोर शराबर एनवायरनमेंट से, है ना? तो आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिस पैंडमिक जो है, हमें वी शुड नॉट वेस्ट इट। It should be such a learning opportunity for all of us, है ना? This is a crisis which should not go in vain. It should not go in waste. How can we plan better for the next pandemic ताकि ये जो marginalized communities है वो involved रहे? तो how do you do it? You have disability advocates in the planning. Have someone from the community as a part of your policy debate or as a part of your planning circle. Bring people from marginalized communities to the table, bring them to the room and let them become part of the planning. तब नहीं छूटेंगे ये लोग और ये बहुत ज़रूरी है। People with disabilities are the largest minority group in the world. अगर आप इनको पैंडमिक के टाइम पे, परेशानी के टाइम पे पीछे छोड़ देंगे तो कैसे आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करेंगे या अपने SDGs को अचीव करेंगे, है ना? तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अवेयरनेस हो डिसेबिलिटी के अराउंड, ताकि लोग समझ पाए कि दिस इज़ नॉट अबाउट पिटी और सिंपैथी और डिसेबल्ड पीपल बीइंग नोबल और इंस्पायरिंग. इट इज़ अबाउट कॉमन सेंस, इट इज़ अबाउट सोशल जस्टिस, इट इज़ अबाउट ह्यूमन राइट्स, राइट? तो इतना तो हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें हर किसी को सेंटर करना है आगे वाले पैंडमिक के एफर्ट्स में. थैंक यू सो मच. या थैंक्स डॉक्टर शुभा। एंड आई थिंक जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ये पेंडेमिक से भी हमारे लिए काफी लर्निंग्स हैं एंड इट शुड नॉट गो इन वेन। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मेड कि यस, बहुत मुश्किल घड़ी रही है ये हम सबके लिए और अभी भी ये मुश्किल समय चल रहा है, पर इसमें से काफी हमारे लिए लर्निंग्स भी हैं और जरूरी है उन लर्निंग्स को लेते हुए हम अपना आगे का जो प्लान है वो बनाएं, क्योंकि इस तरह की महामारी जो है आने वाले समय में भी आती रहेंगी। श्रुता, आपसे आखिर में मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग को बहुत सुनने में आ रहा है कि आदिवासी समुदाय में जो है वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या सिचुएशन है और क्यों सो कॉल्ड वैक्सीन हेजिटेंसी है और क्या हमें करना चाहिए ताकि इसको ब्रेक किया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, क्योंकि अब बात चल रही है तीसरी लहर आएगी और जो भी होगा, तो उसके बारे में आकर बता सके।
तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों है? है बिल्कुल वैक्सीन हेजिटेंसी, और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि सिस्टम में विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, जो कि अभी और भी ज़्यादा बढ़ के दिख रहा है पैंडेमिक के टाइम पे। जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो तो फिर भी इतने सालों की मेहनत के बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और इतने एफर्ट्स जो ग्राउंड पे वर्कर्स लेते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स लेते हैं, उसका नतीजा है वो। तो अभी जब यहाँ पे वक़्त था हमारे पास, जब यहाँ पे केसेज़ इतने नहीं थे, वैक्सीन नई-नई आई थी, और जब तब मुझे लगता है जब मैं फील्ड पे जाती थी, गाँव में जाती थी, वो वक़्त था जब स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण उनका चालू हुआ था। तब उसके इमीडिएटली बाद 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीकाकरण मिलने लगा था। वो समय था जब दूसरी लहर नहीं आई थी, तब मैंने ये देखा था कि बुजुर्ग लोगों में, क्योंकि मैं ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के साथ ही काम करती थी, तो उनमें एक तरीके की पॉजिटिविटी थी और एक्सेप्टेंस था। ईगरनेस नहीं था, एक्सेप्टेंस था टीकाकरण के प्रति। वो देखते थे कि एक आशा हमारे गांव में काम करती है, उसे भी वैक्सीन लगा है, टीकाकरण हुआ है, हष्ट पुष्ट है, चल फिर रही है, आके हमें लेके जा रही है, उन्हें ध्यान दे रही थी। और मैंने ऐसे देखा साइकिल में बैठा के आशा ले जाते हुए, ये सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि इतना परेशानी शायद ना हो, शायद लोगों को एक्सेप्टेंस है, और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों को वैक्सीनेट करने में। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर आई, लोगों ने जब मौतें देखने लगे, तो लोग इस बात में फर्क करना उन्होंने कम कर दिया कि वो वैक्सीन से मौत हुई है या किसी और कारण से मौत हुई है। और वैक्सीन लगाने गए और कोरोना हो गया, ऐसे भी बहुत लोगों को, क्योंकि भीड़ थी पीएचसीज में। यहाँ पे तो सारा कुछ प्राइवेट कुछ भी नहीं, सारा कुछ जन स्वास्थ्य के सुविधाओं पे निर्भर करता है, तो लोग पीएचसी में जाते थे और भीड़ होती थी, तो उन्हें लगता था हाँ यहाँ से कोरोना हुआ है और इससे मौत हुई है, या फिर वैक्सीन लगने से मौत हुई है। बेसिकली लोगों को जब मौतें अपने आंखों के सामने बढ़ती हुए दिखने लगी, तो लोगों का वैक्सीन पे विश्वास कम होता गया। और मतलब लोकल गवर्नमेंट ने लोकल लेवल पे कोशिश किया शुरुआत से ही कि लोगों को समझाने की इन चीजों के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही पार्टिसिपेटरी अप्रोच था उसका। जैसे कि शुभा जी कह रही थी कि आप लोगों को खुद, आप आदिवासी लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, आप ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी नहीं बना लेना चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन करना है। अपने लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पे बैठ के आप निर्णय ले लेते हैं कि ये होना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। फिर उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? ग्राउंड वर्कर्स, जिनके साथ वायलेंस हुआ, जिनके साथ अभी वायलेंस की जिम्मेदार लोग नहीं है, लोग तो डरे हुए हैं इसलिए उसके कारण वायलेंस करे। जिम्मेदार वो लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट में बैठ के लोगों को इन्वॉल्व किए बिना वैक्सीन के बारे में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके अलावा जब हो रहे हैं केसेस ऐसे कि वैक्सीन्स के बाद, जिसको हम एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, तो उसकी सही तरीके से कमेटी बैठनी चाहिए। मौत हुई तो उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस वजह से मौत हुई उस व्यक्ति की हुई, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आम लोगों तक मिलना चाहिए। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिर्फ डॉक्टर्स तक या ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं रह जाना चाहिए। जब आप लोगों को ट्रांसपेरेंटली चीजें बताएंगे कि भाई इसे ये परेशानी थी और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, कि इत्तेफाक की बात है कि उनकी मौत हुई और मौत वैक्सीन से नहीं हुई, जब आप ये बता पाएंगे तब लोगों में विश्वास होगा। ये बात होती नहीं, एक परिवार में 3-4 लोगों की जैसे वैक्सीन लिया, तबीयत खराब हुई, 2 लोगों की मौत हो गई, लोग उनको पता ही नहीं, महीने निकल गया, उनको पता नहीं कि किस वजह से मौत हुई। तो आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, जैसा कि शुभा जी ने क्या, इंक्लूड कीजिए, इनफैक्ट उनको डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में रखिए, ताकि वो आप एक्चुअली उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाए। सिर्फ दिखाने के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उसका। और उसके अलावा फिर स्ट्रक्चरल दूसरे अभी जो विलिंग है, कुछ ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी है हमारे इधर भी जो विलिंग भी है और स्टॉक नहीं है, तो फिर सिस्टम के ये दूसरे इश्यूज तो अलग है ही, कि स्टॉक की कमी है, या फिर जो उन्होंने कोविशील्ड लगाया था या कोवैक्सीन लगाया था, अब उसका दूसरा डोज नहीं मिल रहा है। तो आप नंबर्स देखेंगे कोविन के जो ऑफिशियल नंबर्स है, तो सेकेंड डोज के नंबर्स काफी कम है फर्स्ट डोज से। तो लोग चाहते भी अगर लेना, तो ये इस तरह के मसले लोगों के सामने होते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट वर्ड डॉक्टर शुभा आई वांट टू गिव टू यू इज बेसिकली, डू यू थिंक health is also about how you communicate with the people?
एब्सोल्युटली हेल्थ में आई थिंक एक चीज़ है जो हम ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, वो है कम्युनिकेशन. Even in public health, global health, I think agar if we are trained better in health communication, if we are able to make our information reach the last home or the last person standing in a way that they can understand, I think that's a game won. ये तो हमें पता ही है, when women lead, better health follows, better outcomes follow. Now, because women are providing a lot of priority to maternal health, child health, reproductive health, तो बहुत naturally उनके पास आ जाता है. तो already women are leading, but in an invisible way, behind the scenes, low, casual leadership. But अगर हम उनके leadership skills को augment करें, उनको communications की training दें और उनको ज़्यादा मौका दें strategies banane mein, I think they are more wholesome, they are more holistic, they reach the most marginalized or most rural people. So yes, communication is important, but women leadership is very important. So in the future pandemics, I hope that more and more people are involved actively, not as a tokenistic gesture, but involved in an authentic way, that everybody gets involved and everybody can respond well to the pandemic. After all, global health is a global effort. And with that, I would like to say thank you very much for having me on this show. Yeah. Thank you so much, Dr. Shubha, and I am so glad that we had both women as public health researchers जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़ा और हम सबको ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है. एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स, टू द इंटायर हेल्थ केयर स्टाफ. और आप गांव कनेक्शन के साथ में जुड़े रहिए. हम इसी तरह बहुत से और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे. आज आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू.